सौभाग्य है कि आज ऐसे ही सच्चे हीरो से युद्ध की भयावहता और वीर सैनिकों का वीरता का वर्णन आज हम करेंगे। भला मैं कैसे तारुफ कराऊं इनका। यह तो देश के असली हीरो हैं, इन्हें इनकी साहसी जज्बे से जानी। तो आइए आज ऐसे जिंदा दिल खुशमिजाज देशभक्त वीर नायक दीपचंद जी और उन्हीं की तरह साहसी देशभक्त हसमुख और हर परिस्थिति में खुश रहकर और सबको रखकर सहधर्मिणी पद को सुशोभित कर रही श्रीमती सुशीला देवी जी का हम सब हृदय से सम्मान करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हरियाणा निवासी नायक दीपचंद जी अपने विषय में बताते हैं कि वह 6 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। वो अपने दादाजी के साथ खेतों में जाया करते थे और उनसे वीर योद्धाओं की कहानियां सुनते थे। उनके मन में भी सेना में भर्ती होने और देश के लिए कृतज्ञता की भावना बचपन से ही जागृत हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो अपना आइकॉन समझते थे, आदर्श मानते थे और उनकी तरह यूनिफॉर्म पहनकर उन जैसा बनना चाहते थे। दादाजी ने उन्हें सेना में भर्ती होने की आज्ञा दे दी। पहले उन्होंने तोपखाने में तोपची के रूप में कार्य किया। इसके पश्चात खुफिया विभाग में भी काम किया और वहीं उन्होंने 8 आतंकवादियों को हटा। उसके बाद उन्हें करगिल युद्ध में जाने का अवसर मिला और इसी युद्ध में लड़ते हुए दोनों पैर और एक हाथ युद्ध भूमि में बलिदान कर दिए। इस बात का उन्हें कोई दुख नहीं है। उनका कहना था कि युद्ध के समय उनका यही कहते थे कि हमको राशन मिले या ना मिले, लेकिन गोला बारूद हमको मिलना चाहिए। वह कहते हैं कि आज भी हमारे कान ये आदेश सुनने के लिए बेताब रहते हैं कि मूव टू करगिल, मूव टू गलवान। कहते हैं कि ये जो हमारी वर्दी है, यह जो हमारी वर्दी है वह 135 करोड़ भारतवासियों का विश्वास है। इसे पहनने वाला सैनिक अपने जीवन का सर्वोत्तम देश को देता है। हजारों लाखों योद्धाओं ने अपने प्राणों के बलिदान से भारत भूमि को सींचा है। यही हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। देश के लिए मर मिटने वाले भारत रत्न का यही जज्बा, यही साहस उन्हें हर साल में हमेशा खुशियों से सराबोर रखता है। लोग कहते हैं कि हमें कि हमारा दिमाग कब्जा में रहता है, तो ठीक ही है, हम दुश्मनों के सामने घुटने नहीं देखते। नायक दीपचंद जी का यह अनुरोध है कि जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया उसे व्यर्थ न जाने दें, उनका सम्मान करें और राष्ट्र की रक्षा में सब अपनी अपनी तरह से योगदान दें। देश के वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए और आप सबका सम्मान करते हुए हम सभी आशा और विश्वास के साथ संपूर्ण विश्व को बता दें, पुनः प्रतिष्ठित होगा भारत, गूंजेगा वेदों का ज्ञान, सत्य सनातन संस्कृति का भूतल में होगा सम्मान। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि अब आप सब उत्सुक हैं नायक दीपचंद जी की वीरता और हृदय को दहला देने वाली घटनाओं अनुभवों को सुनने के लिए। अंत में नायक दीपचंद जी आपके लिए निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ है ये ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। मैंने ज़्यादा नहीं बोला, मैं आपसे सब लोग मिले, इसलिए मैं जल्दी से आप हेलो, भारत माता की जय। 3 रंग का नहीं है वस्त्र, ध्वज देश की शान है। 3 रंग का नहीं है वस्त्र, ध्वज देश की शान है। हर भारतीयों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है यमुना, यही हिंद की शान है। 3 रंगों में रंगा हुआ यह अपना हिंदुस्तान है, यह अपना हिंदुस्तान है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीयों को हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने इस योग्य समझा और एक सैनिक को इतना सम्मान दिया। मैं दंडवत आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, साथ ही इस मातृभूमि को नमन करता हूँ और राष्ट्रों के राष्ट्र महाराष्ट्र की भूमि को भी नमन करता हूँ, क्योंकि ये मेरी भी कर्म भूमि है। साथ ही मैं हमारे उन वीर सूरवीर योद्धाओं को भी नमन करता हूँ जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
मैं नायक दीपचंद पंचग्रामी गांव पापड़ा हिसार हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरा हमेशा से ही मानना है कि जन्म आपका कहीं पर भी हुआ हो, जन्म और मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, कर्म आपके हाथ में। मैं ये बातें क्यों बताना चाहता हूँ, अगर कर्म अच्छे हों तो आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा कि राक्षस को भी भगवान श्री कृष्ण ने एक देवता बना दिया था, वीर बर्बरिक, जिसको हम खाटू श्याम बाबा के नाम से जानते हैं, जिनकी गर्दन देख लिया था भगवान ने लिया था, उसने एक अजर अमर का वरदान दिया था। तो कर्म उनके महान थे, वरना उनका कुटुंब तो कहाँ पर था, एक राक्षस जाति में पैदा हुए थे। वो महान नहीं लगता है। महान आप देख सकते हो, राम और रावण को ले लीजिए, दोनों की राशि एक थी, सब कुछ एक था, मगर दोनों के कर्म कहाँ थे। जिस रावण के पास इतनी पावर थी, जिन भगवानों को हम पूछते हैं वो भगवान उसके सामने दंडवत प्रणाम करते थे आकर के, मगर फिर भी देखो उसके कर्म अच्छे न होते हुए भी आज हम किसको देख रहे हैं। तो हमेशा से अपने कर्मों में विश्वास रखें। जन्म और मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, कर्म आपके हाथ में। मैं जैसे मैडम ने बताया कि घर से ही आपको सबसे पहले माँ बाप से ही आपको शिक्षा मिलती है। वो बोलते हैं कि एक हमारी भाषा में कहावत है कि ऊँट के पाँव पालने के अंदर ही नजर आ जाते हैं, ये अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा। तो मेरे दादाजी हमारे को बचपन से ही बोलते थे कि तेरे दो सपने थे, एक तो तू बोलता था कि हाथी पालूंगा और एक बोलता था कि सेना में जाना है। क्योंकि जब भी हम दादाजी के साथ में रहते थे तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के बारे में बहुत बताते रहते थे, और वो वर्दी मैं जब भी देखता था तो मैं पक्का बोलता था दादाजी को कि मैं भी फौजी बनूंगा। तो दादाजी सोचते थे चलो बच्चा है, कुछ भी बोलता रहता, बोले हाँ बनना तू भी, मगर वो पता नहीं था कि इतना दृढ़ संकल्प हो जाएगा। जब मेरे गाँव में उस टाइम इक्का दुक्का ही एक तो ही आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे, फौज में इतने बंदे नहीं थे कोई भी। जब मैंने ज्वाइनिंग किया तो आज लाइन लग गई मेरे गाँव में सैनिकों में, तो ये बहुत गर्व की बात है। तो मैं पहली बार निकला मात्र 18 साल की उम्र में, ज्वाइनिंग लेटर आया तो मैंने फॉर्म भर दिया था कि सेना का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सेना में भर्ती हुई, अपने देश का उज्जवल भविष्य बनाइए। मैं अपना फॉर्म भरा और ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी थी, भर्ती हो गया। पहला ही मुझे भारतीय तेलंगाना के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मुझे ज्वाइनिंग का लेटर मिला। उस टाइम लेटर बॉक्स चलते थे, खाली टेलीफोन का कोई साधन नहीं था। तो वहाँ से रतलाम होते हुए दिल्ली, रतलाम ऐसे करते करते उस टाइम यहाँ पर पंचवटी एक्सप्रेस डबल डेकर चलती थी। तब यहाँ हम लोग काम की नगरी में आ गए इधर, और नासिक महाराष्ट्र के अंदर ही नासिक रोड में हमारे आर्टिलरी सेंटर के अंदर ट्रेनिंग शुरू हो गई। एक कहानी मैंने लेटर में लिख के भेजी थी कि जब मैं स्टेशन से उठ के जो हमारी फौजी गाड़ी लेने के लिए आती थी तो यहाँ शिवसेना शिवसेना से लिखा हुआ था। उस टाइम हमें पता नहीं था कि भाई ये कौन सी, तो हमने लेटर में हमारे दादाजी को लिखा था कि ये हिंदुस्तान की सेना के अलावा कोई और सेना भी यहाँ पर है। आज भी मुझे वो बात याद है, क्योंकि हम तो पहली बार घर से बाहर निकले थे। आज तो नासिक रोड या कहीं बंदा बाहर जाता 10 बार फोन करते, पहुंचा कि नहीं पहुंचा कि नहीं। उस दिन तो घर वालों को मतलब नहीं था, कम्युनिकेशन का कोई साधन भी नहीं था, मगर पत्र में हमने लिखा स्टार्टिंग में कि भाई यहाँ पर क्योंकि शिवसेना शिवसेना लिखी हुई थी, हमें नहीं पता था कि वो राजकारण वाले शिवसेना है। लेकिन चलो जो भी है, यहाँ पूरी ट्रेनिंग किया हमने 1 साल तक। और आपको कहानी की बात ये तात्पर्य था कि मैं जैसे आज मंगलवार है, खुशकिस्मत वाली बात है, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ बचपन से ही। हम हर आदमी वैसे तो सब अपने अपने भगवान को मानते हैं हम लोग सभी, अगर हिंदू तब होने के नाते मैं बचपन से ही छोटे से ही हनुमान जी की पूजा पाठ करता था। और ट्रेनिंग भी मेरी मंगलवार के दिन ही स्टार्ट हुई। पहला ही परेड ड्रिल का था, और एक 40 मिनट का परेड रहता है। 20 मिनट जैसे ट्रेनिंग हुई पेट में दर्द हो गया, और मैंने हाथ खड़ा किया, बोले क्या प्रॉब्लम हो गई। पहला ही दिन तो बोले मतलब पेट में दर्द हो गया, तो लाइन तोड़ करो, साइड में हो जाओ। बोले सवेरे टॉयलेट बाथरूम सही है? मैंने बोला सर सही है। तो बोले कहाँ दिक्कत? तो मेरे इधर दर्द हो रहा है। तो बोले चलो उधर बैठ जा। तो मैं पेड़ के नीचे बैठा और मेरे दोस्त ट्रेनिंग कर रहे थे। तो मैंने फिर भगवान को दरबार लगाया, पहले दिन ये हालत है तो 1 साल कैसे निकालोगे, मतलब तो बड़ा ही तो एकदम आदमी झटका लग गया, तो कैसे होगा, मतलब कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर अगले पीरियड में गए, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस प्रभु की इच्छा थी। इतना आसान नहीं है सेना में जितना हम सोच के आते हैं ना कि नहीं नहीं फौजी बन जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर देंगे, मतलब हर चीज़ की याद आती फौज में आने के बाद। आप सोचिए कि घर से 18 साल की उम्र में आप तो 25-25 साल तक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे माँ बाप यहाँ टेबल पर बैठे तो हम लोग खाना देते हैं उनको कि बेटा ये खा ले, ये ला दूँ तेरे लिए, वो ला दूँ। हमारे साइड में तो आपको पता उस टाइम तो क्या था, आप लोगों ने सब वो जीवन जिया हुआ है।
माँ बाप के सामने बोल नहीं सकते, थोड़ी गलती कर दिया थप्पड़ आता था, सीधा जूते आते थे, तो बोल ही नहीं, इतना हिम्मत नहीं होती थी। मतलब सबने आप लोगों ने वही जीवन दिया हुआ है। तो दिमाग में बहुत चलता था कि यार पहली बार कहाँ आ गए, लेकिन मन में इच्छा थी कि चलो ये वर्दी तो मिली कम से कम, क्योंकि ये वर्दी का महत्व वही जानता है जो ये वर्दी पहनता है। क्यों मैं बोलना चाहता हूँ ये, क्योंकि आज तक इस वर्दी की कीमत नहीं लगी। जिस दिन इस वर्दी की कीमत लग जाएगी ना, उस दिन देश दोबारा गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा। तो वर्दी के लिए कोई बोली नहीं लगती, वर्दी के लिए आपको त्याग देना पड़ेगा। आपके अंदर का जो जितनी भी चीजें हैं, नफरत लगा लो, उसको त्यागना पड़ेगा, देश के प्रति आपको समर्पित करना पड़ेगा। मात्र 18 साल की उम्र में हमने अपने माँ बाप को त्याग दिया। घर में छोटी छोटी बहनें थी, मतलब जितना भी रिश्तेदार सब कुछ लगा लो, कम्युनिकेशन एक टूट जाता है। और 1 साल के बाद में हम लोग जैसे आज हम लोग करते थे, मैं से हम हो जाते हैं। क्योंकि सेना के अंदर जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई तो 84 के वो सरदारों वाले किस्सा याद आप लोगों को, तो हमारे स्क्वाड के अंदर ना 17 आदमी थे हम लोग, जिसमें से 12 सरदार, और वो खुद पंजाबी बोले, कोई उठ आ जा। एक मैं हरियाणा का, एक महाराष्ट्र का अनिल अर्जुन कदम थाने का रहने वाला, एक साउथ इंडियन बंदा, और एक मेरे ख्याल से बंगाली। तो हम लोग 5 आदमी मुन्ने 12 सरदार। तो बड़ा लगता सरदारों से, क्योंकि जो भी बोले यार ये इकट्ठे 12 के 12 है। और हम 5 भी अलग अलग, वो हिंदी हिले, ये मराठी, टिकड़े, और मैं हरियाणवी भी था। डाउट ये था कि 5 हम भी इकट्ठे नहीं, क्योंकि भाषा का प्रॉब्लम। और वो सरदार 12 के 12 तो बड़ा कम्युनिकेशन के साथ में 1 साल हमारा बीता। लेकिन वो अब तो इतना विश्वास रहता सेना के अंदर की भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न प्रांत व क्षेत्रवाद से आकर भी अनेकताओं में एकता की मिसाल है, वो है हमारे हिंदुस्तान की सेना। उसमें मैं से हमें हम बढ़ा दिया। मतलब आज भी जब हम मिलते हैं तो कोई गिला शिकवा नहीं आता। आज भी जो मेरे पास अनिल अर्जुन कदम आता है, या मेरे दोस्त संतोष धाने, संतोष उमेश आते हैं इस तरह के, तो कभी लगता नहीं कि कौन कहाँ का है। मतलब इतना अपनापन है। मतलब ये कहाँ से आया, सेना से आया। तो ये सेना सिखाती है। और बिल्कुल फिर वहीं से हम लोग, मेरी पहली पोस्टिंग फिरोजपुर में हुई, फिर हम राजस्थान में जहाँ पर रेंज रहती, महाजन रेंज बीकानेर के अंदर, वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग चलती थी। तो वहाँ पर साल भर में हम ट्रेनिंग करते थे कि भाई युद्ध भूमि में कैसे कैसे क्या काम आता है। क्योंकि सेना कभी ऐसे आराम से नहीं बैठती, हम लोग सोचते हैं यार कौन सी सेना लड़ाई लड़ रही है, हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है, मूविंग रहता है। सेना में कोई भी बंदा आपको बाहर से लगता है, अंदर कोई आराम नहीं कर सकता। हर का टाइम टेबल है, जितने रूल्स होते हैं उतना डिसिप्लिन होता है। हमारे बाहर रूल नहीं है ना, पिछले मनमर्जी से आते हैं, मनमर्जी जाते हैं। सेना में ऐसा नहीं है, रूल है ना, तो सब काम हो रहा है। इस तरह हम लोग भी सिविल में रूल हो जाएंगे ना, सब काम ऑटोमेटिक होता है। ड्यूटी हो, बंदा टाइम से पहुंचता है, खाने वाला खाना बनाता है। देखो कितनी बड़ी फौज है, कैसे चल रही है। आप देखिए, आप कोई कहीं भी चला जाए उसको वहीं खाना मिलता है। तो रूल लोकेशन बहुत अच्छे हैं सेना के अंदर, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। वहीं से फिर हम लोगों को पहली बार श्रीनगर में जाने का मिला। जो मेरा पहला एक ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन रक्षक। जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार हमने बर्फ को देखा, और पहली बार हमने AK-47 को देखा। क्योंकि संजय दत्त का टाटा में जब नाम आया था, खाली टीवी किया, इसके माध्यम से नाम सुना था अखबारों में कि भाई AK-47 पकड़ी गई, ये थी वो थी। मगर 10 बार उसको जब हम हाथ में लेते थे यार, ये AK-47 होती, क्योंकि हमारे पास तो SLR और 303 राइफलें रहती थी। मगर जो हमारे सीनियर थे वो बोलते थे कि हम लोग यार टूरिज्म बन के नहीं आए कि आपके दिमाग से ये निकाल दो कि आज बर्फ देख रहे हैं, ये था वो था। हमारा काम है जो हमारे सब्र को नाश कर रहे हैं, आतंकवादियों को मिटाने का। उड़ी सेक्टर आप लोगों ने सुना होगा। उड़ी सेक्टर का बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पट्टन के अंदर हमारी जो बटालियन को टास्क मिला, तो निहालपुरा, गढ़पुरा और जीरन, ये हमारे डंगमार्ग, गुलमार्ग जो जाते हैं, ये हमारे पास में एरिया आया। और हम लोग वहाँ पर तो वाटर सप्लाई में रहता था, कोई रोड के ऊपर टेंट लगा करके रखते थे हम लोग। और हमारे को गांव बांट दिए जाते थे कि भाई ये 50 गांव इस कंपनी के, ये उस कंपनी के। तो वहाँ पर भी पहली बार 2 महीने तक हम लोग ट्रेनिंग करते हैं कि कैसे कैसे वहाँ पर रहना है, कैसे करना है। फिर उसके बाद में वहाँ पर सर्च ऑपरेशन निकलते हैं रात भर में कि वहाँ पर एक बेवा गाँव है सरदारों का, जिसमें हिंदू और सरदार रहते हैं। उसकी रक्षा उधर परमानेंटली पुलिस की चौकी लगाई हुई है। और हम भी दिन में 2 बार जाते थे, रात को 1 बार जाते थे। वहाँ पर पूरा सर्चिंग करना पड़ता है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीतने के बाद में मुझे मौका मिला कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने का। तो मैं हमारे जो कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया, और कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स अच्छा रहा। उसके बाद मुझे 2 महीने दूसरों को सिखाने का मौका मिला। और उसके बाद जब मैं हमारी बटालियन में आया, तो जो हमारी बटालियन का खुफिया विभाग होता था, उसमें हमें सिलेक्शन कर दिया। तो मैं और हमारे अशोक पाटिल साहब हवलदार थे, जिन्होंने दोनों ने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया।
तो जो हमारा खुफिया विभाग था उसमें हमने 8 महीने तक ट्रेनिंग किया। फिराज नाम था मेरा, फेरन वगैरह पहन के रखते थे हम लोग, कश्मीरी वेशभूषा में रहते थे और सर्चिंग करते रहते थे। मतलब पीछे हमारे प्रोटेक्शन टीम रहती थी, आगे आगे हम लोग रहते थे, क्योंकि बैकअप भी तो चाहिए ना। तो वहाँ पर उस खुफिया विभाग के अंदर हमने ये फायदा उठाया कि 8 आतंकवादियों को मौत की घाट होने उठा, और जिसमें हमारे एक अवतार सिंह सर थे जो पंजाब के रहने वाले, वो शहीद हो गए। तो वहाँ पर बड़ा एक अजीब ढंग का था। भी हम लोग बोलते रहते हैं कि यार उनको मार दो, उनको मार दो। अगर आज आप वहाँ पर जिंदगी जियोगे ना, तो वहाँ के जो प्रवासी हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। एक साइड से फौज का डर है, एक साइड से आतंकवादी आ जाते हैं, उनकी बहन बेटियों को उठा लेते हैं, बंदूक लगा लेते हैं, तो वो दोनों साइड में बेचारे मरते हैं। वो अगर इनकी बोल देते हैं तो वो है, उनकी बोल देते हैं तो वो है। और दुख चीज़ इसका भी है कि एक फर्स्ट एजुकेशन के ऊपर है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मैं गया था कि अभी ईद थी ना, ईद के दिन ही मैं अपना मुंबई में गया। तो वो मुंबई में वो बच्चे ना गेट ऑफ इंडिया के सामने ही ईद के दिन उनको मांस के टुकड़े देके वैसे खा रहे हैं। तो मैंने उनको बोला भाई घर पर खिलाओ, मतलब ये क्या करें, ऐसे ही डाल रहे हैं। तो बचपन से ही हम लोगों को शिक्षा देनी पड़ेगी कि बच्चों को हमने क्या सिखाना है। तो वहाँ पर भी बच्चों को क्या करेंगे, ज़बरदस्ती यही सिखाया जाता है कि नहीं ये काफिर है, ये है, वो है। तो बचपन में उनको गलत बातें सिखाई जाती है कि हिंदुस्तान हमारे बरखिलाफ है, हम लोग पाकिस्तान में जाएंगे। तो बच्चा क्या करेगा, जब बड़ा होगा तो वही सीखेगा, तो उसको बचपन में सिखाई जाती है। तो वो दोहरी मार झेल रहे थे। अब सुधार हो रहा, धीरे धीरे बहुत हो भी गया है। यही प्रक्रिया हमारी चल रही थी जब मेजर कालिया साहब की, आपने सुना हो, कैप्टन कालिया की डेड बॉडी को उठाने नहीं दे रहे थे। तो हमने सोचा था कि छोटी मोटी चुटमुट की लड़ाई चल रही है, ऐसी जैसे आतंकवादियों के साथ होती है, वहाँ पर जो फौज है वो संभाल लेगी। मगर ऐसे धीरे धीरे करके 10 दिन 15 दिन ये दिल्ली में बैठक चल रही है और एक युद्ध का रूप ले लिया। तो नीचे जो सेना आने वाली थी उसको टाइम लग रहा था और हम लोग वहीं पर थे। तो बस वहीं से हमें ऑर्डर मिला कि मूव टू कारगिल। तो ये खुशकिस्मत वाली बात है मेरे लिए, मेरी बटालियन के लिए, क्योंकि हर आदमी को मौका नहीं मिलता है लड़ाई लड़ने का। जिस चीज़ के लिए हम भर्ती होते सेना में, हम युद्ध लड़ने के लिए हमें सरकार पेमेंट राशन वो देती है ताकि मौका अपने देश के ऊपर उसकी रक्षा करना। तो बस जैसे ही हम लोगों को 48 आवर्स का टाइम मिला था, मगर हमने 24 घंटों के अंदर ही अपनी तोपों को ट्रोलिंग के ऊपर चला दिया। जैसे ही हम लोगों ने आज, आप मेरे पास आज भी वो कारगिल की लड़ाई की ड्रेस रखी हुई, क्योंकि मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। नॉर्मल ड्रेस थी हमारी, नॉर्मल कोट होता था, क्योंकि वहाँ पर श्रीनगर में इतनी ठंड थी उस हिसाब से था। मगर जैसे वहाँ गए हाईएस्ट, वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट कोल्ड एरिया है और 17,000 की हाइट के ऊपर, मगर हमारे दिमाग में अंडर 25 ईयर्स सारी फौज थी। ये दिमाग में था ही नहीं कि ठंडी है क्या नहीं था। दिमाग में था तो भाई दुश्मन हमारे ऊपर कैसे बैठ गया। और हर आदमी चाहता था कि ये मौका मिला, इसको हाथ से न जाना दिया जाए, क्योंकि हर आदमी को मौका नहीं मिलता। क्योंकि हमें भी डर था, क्योंकि हमारे भी वहाँ पर जो सामान रखा था, तो मुझे भी ये डर था कि भाई कहीं ये ना बोले कि रियर में ये आदमी रहेंगे। तो मेरे दिमाग में पहले थी कि हाथ खड़ा करके नहीं साहब रियर में नहीं रहेंगे, फ्रंट में जाएंगे मतलब। मगर ये मौका नहीं आया, भगवान ने साथ देते रहे और फ्रंट के अंदर ही हम लोगों को मौका मिला। तो पहली लड़ाई हम लोगों ने ट्रोलिंग के ऊपर लड़ाई लड़ी, हजारों तोपें फायरिंग कर रही थी ट्रोलिंग के ऊपर फायरिंग करने के लिए, मगर टारगेट को बड़ा हिट नहीं हो रहा था। जैसे हमारी बटालियन को मौका मिला, मतलब ना भगवान के ऊपर मेहरबानी थी कि पहला राउंड चार्ली को मेरी तोप से निकला और वही जाकर के हिट हो गया। तो स्टार्टिंग में डर लग गया कि भाई अपने बंदों को तो नहीं गिरा दिया, क्योंकि मेरे को जो मुझे बोलते थे मुझे तूने गलत काम कर दिया, बोले गिरा दिया अपने बंदों को, डर लग रहा था। लेकिन मेरे जो हौलदार सुभाष सर थे वो बहुत दिलदार आदमी थे, उसने पूरा डाटा डूटा चेक किया और पीछे हटा लिया हमारे को। भाई किसने फायरिंग किया, बोले तो इसने किया। तो बोले तू गया काम से, अभी तो डर लगने लग गया भाई, लगता अपने बंदों पर डाल दिया। लेकिन मेरे जो हौलदार सुभाष सर थे जम्मू कश्मीर के रहने वाले, उसने बोला तू घबरा मत, कुछ भी होगा तेरे से पहले मुझे होगा, तू डर मत। मतलब फिर हमारे साहब लोग आए, पूरा चेक किया, तो आते ही अभी खुश भी रहते थे, दुखी वाले बंदे भी थे। बोले किसने फायरिंग किया, बोले सर इसने किया। तो अभी मैं डर रहा हूँ ऐसे, मतलब और मेरे हौलदार जी बोल रहे कूल डाउन, तेरे को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा पहले मैं खड़ा हूँ। वो इतने हाइट के ऊपर बैठे हो, 17,000 हाइट पे। मगर जैसे ही हमारे सीनियर अधिकारी आए, कमांडर साहब वगैरह सभी आए, तो उसने गुड वेल डन बेटे जब बोला तो ताड़ी तूड़ी बजाई, क्या हुआ। बोले आज तक इतने दिन से हम लोग फायरिंग कर रहे थे, किसी का भी घोड़ा हिट नहीं हो रहा था और आप लोगों को घोड़ा हिट हो गया। बोले तो ये बहुत खुशकिस्मत की बात है। तो वही डाटा फिर पूरी भारतीय सेना को दिया गया। तो वहीं से हमारे लिए एक दरवाजा खोल दिया था एक जीत का, और वहीं से हमने युद्ध की शुरुआत कर। तो ट्रोलिंग के ऊपर ही मैंने ये वर्डिंग बोला था कि हमें राशन मिले ना मिले, अम्युनिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए।
वो थे हमारे सूबेदार भवर सिंह साहब, और वो ट्रोलिंग पहाड़ी के ऊपर ये हमारे को अम्यूनिशन सप्लाई करते हुए इतनी बमबारी हुई एक दिन, तो वो रात को शहीद हो गए। प्लानिंग वगैरह आया, पेट में स्प्लेंडर वगैरह लगे, रात को हेलीकॉप्टर वगैरह जब दिन निकला तब तक मंगाया, तो रास्ते में श्रीनगर पहुंचने से पहले ही वो शहीद हो गए। तो ये हमारे लिए बहुत पहला झटका था। और जो हमारे साथी इन्फेंट्री वाले जब जाते थे, क्योंकि वो ऊपर पहाड़ी के ऊपर बैठे थे, 10 आदमी जा रहे हैं तो 10 के 10 क्या पता 10 की 10 डेड बॉडी आ रही, तो फारती इसलिए आ रहे थे तो बड़ा दुख लगता था क्या पता हमारा भी कल नंबर आ जाए। और हम लोग ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो दुश्मन बैठा वो पीछे है तो हमारा नाला है। तो बहुत तकलीफ थी, ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि तकलीफ ये थी कि वहाँ पर कोई बंकर नहीं थे। आजकल तो हम लोगों ने बंकर बना लिए हैं, अब वहाँ खुले में बैठे हुए हैं, ऊपर से दुश्मन देख रहा है, ठंडी की मार है, कभी बारिश आ रही है, कहाँ जाएं। दिन में हम लोग वहाँ छुप के रहते थे और रात को हम लोग अपना लड़ाई, जितनी भी वहाँ पर लड़ाई लड़ेगी रात को लड़ाई लड़ेगी। कभी 11 बजे स्टार्ट होती थी तो 12 बजे तक चलती थी, फिर 2 बजे स्टार्ट हो जाएगी 3 बजे तक, कभी कभी पूरी रात चलती थी। मतलब हमें को पता भी नहीं चलता था कि दिन कब निकल गया। तो बहुत एक वो था, जुनून भी था, एक साहस भी था, एक दुख भी था, क्योंकि इतने सैनिक जो हमारे जा रहे थे बड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब तक हमारा आर्टिलरी का सपोर्टिंग नहीं था तब तक हमारी सेना ऊपर चढ़ रही थी, तो वो पत्थर भी गिरा देते थे ना, तो एक आदमी को पत्थर लगता था तो उतने सैनिक नीचे वाले चले जाते थे, सीधे नाले में जाते। बहुत नुकसान होता था हमारे जवानों को। हमने अपनी आंखों से ऊपर देखते थे हम लोग, हम सोचते थे क्या पता यार अपना भी कभी नंबर आ जाए। तो नई शताब्दी चल रही थी 99, 2000 आने वाला था, तो दोनों हम बड़ी पेड़ थे, मुकेश और मैं, मेरे सर मुकेश सर और मैं, दोनों लास्ट नायक थे, दोनों आदमी बड़ी थे। दोनों आदमी बात करते थे भाई युद्ध की शुरुआत हो गई है, पता नहीं किसका नंबर चला जाए, जो भी अगर यहाँ शहीद हो गया तो एक दूसरे के परिवार को मिल के आएगा, अगर आप शहीद हो गए तो मैं जाऊँगा, और मैं शहीद हो जाऊँगा तो आप जाना। और देखते नई शताब्दी कौन लिखेगा, क्योंकि कोई पता नहीं था किसका नंबर आ जाए, आज है कल नहीं है। तो सीनियर हमारे बोलते थे ऐसी बातें मत किया करो, अच्छी बातें किया करो, मगर यंग थे हम लोग भी, तो कभी कभी हम लोग अपना हथियार जब बिफोर टॉप साफ करते थे, हमारी मोटर कभी कभी ऐसे इशारा करते थे, तो नंबर 1 समझते थे हमारे जो सीनियर थे हवलदार, तो बोलते थे यही बोल रहे हैं, बोला फिर तुम वही बात कर रहे हो तो हम बिना बोले याद है ना वो बात, तो ऐसे करते रहते थे। और किसी तरह भी ये टाइम बीतता रहा। कॉलोनी के बाद हमने 51404875 जो कैप्टन विक्रम बत्रा की हूँ, सबसे ज़्यादा हमने पूरा राइफल 18 ग्रेनेडियर कटिंग जैक राइफल इनको फायरिंग सपोर्ट किया था। तो ऐसे ही ये विजय का सिलसिला चल रहा था, हमारे बहुत जवान भी शहीद हो रहे थे। ऐसे करते करते कारगिल लड़ाई का 2 महीने का किस्सा है, हर दिन एक नई जंग थी। अगर मैं टाइम ज़्यादा ना लेते हो थोड़ा सा बताता हूँ कि मास्को घाटी में ऐसे करते करते ना हम लोग लास्ट में टाइगर हिल के ऊपर आ गए। ये हम लोगों ने फतेह हासिल कर लिया और टाइगर हिल के ऊपर आगे तो हमने सोचा जब इतना कुछ जीत लिया है तो ये तो टाइगर हिल रह गई, इसको तो हम मतलब हाथ ही निकल गया, पूंछ रह गई है, मगर पूंछ भी कभी कभी खतरनाक हो जाती है। और हम लोगों ने अपने जोश में ना तोपों को और नजदीक लगा दिया। अब दुश्मन बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है, आगे एक झरना आ गया और झरने के नीचे अपने तोपों को लगा दिया। इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, छोटे नाले के अंदर हम लोगों ने अपनी तोपों को लगा दिया। आगे जाओ तो झरना बह रहा है और पीछे इतनी हाइट के ऊपर 17,000 हाइट के ऊपर पीछे कहाँ से जाए, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इतना कष्ट था वहाँ पर कि पहले तोपों को चढ़ाओ, फिर एमुनिशन चढ़ाओ, उधर कोई भी कच्चर ये वो कोई मतलब नहीं था। आज तो गाड़ियाँ वहाँ तक जाती है, मगर उस टाइम तो सब ऊपर कावड़ थे, जो कुछ करना है हम लोगों ने ही करना है। तो हम लोगों ने जोश में वैसे रात को लड़ाई लड़ते थे, लेकिन दिन में ही हमने 1:30 बजे सोचा कि राउंड फायर कर देते, रात को परेशानी नहीं होगी। तो जैसे ही हमने एक राउंड फायर किया, दुश्मन तो देख ही रहा था कि भाई नजदीक आ जाएगा तो और भी अच्छी बात है, तो उनके हम कब्जे में आ चुके थे, वो ऊपर बैठे थे और उनके बिल्कुल रेंज में थे। एक राउंड फायर करते हजारों राउंड हमारे ऊपर आने लगते। ये हमेशा का सिलसिला था, पहले भी ऐसे आते थे, क्योंकि आगे जाते थे तो पाकिस्तान वाले थे, पीछे आते थे तो इतने राउंड आते थे पूछो ना था। लेकिन हर बार बसते करके लास्ट में दबाद और इतनी फायरिंग होने लगी बहुत ज़्यादा। तो कभी राउंड इधर कर रहा है, कभी इधर गिर रहा, तो जाएंगे कहाँ, एक नाले के बीच में फंस गए। तो अभी गए सभी आदमी, तो नीचे से ऑर्डर आ चुका था कि भाई जिसको भी छुपना छुप जाओ, तो सारे आदमी दूर भागने लगे। तो हमारे पंडित जी थे कोमोती सिंह साहब, वो एक पहाड़ी का ऐसे छोटा सा गड्ढा उसके अंदर ऐसे बैठे हुए, और सब आदमियों ने उसके ऊपर एक के ऊपर मुंडी डाल दिया। और वो कोमोती साहब बोलते भैया हरि का नाम जपो, अभी तो किसी का भी जपो, क्या कर सकते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त मुकेश कुमार वहीं पर थे, तो मैंने बोला सर चलते हैं। तो उसने बोला नहीं, सब आदमी चले गए तो अपनी तोपों को दुश्मन खराब कर देगा, लड़ाई किससे लड़ेंगे। तो मैंने बोला दोनों आदमी करेंगे क्या, बोला लड़ेंगे।
मैंने बोला जिसको ज्यादा तनख्वाह मिल रही जब वो चले गए हैं हम दोनों भी क्या करेंगे, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। उसने बोला अगर आपको डर लग रहा तो आप जाओ, और दोनों की दोस्ती तगड़ी थी। तो मैंने बोला नहीं जाएंगे, तो मैं बैठ गया उधर। जो हमारी के फोटो सेकंड थी वो हमारे साथ में तोप पर रखी हुई थी। तो चंद सेकंड बाद उसने बोला कि चलो चलते हैं, राउंड गिर रहे हैं दबा करके। इतना बोलना था, हमारे बीच में एक पत्थर था, मैं इधर भागा हूँ जहाँ पर पंडित जी थे वो उधर भागे, और बस 10 मिनट बाद जब फायरिंग बंद हो गया तो हम एक छोटे से गड्ढे के अंदर 90 आदमी थे। जब हम बाहर निकले कोई भी इतनी ऑक्सीजन की कमी थी, कोई भी दबने से भी नहीं मरा, एक के ऊपर एक पड़े हुए थे हम लोग। आज भी हम लोग कई बार रेजिमेंट में बात करते हैं कि उस छोटे से गड्ढे में 90 आदमी कैसे आ गए। बीच में हमारे पंडित जी ऊपर एक के ऊपर एक बंदा था, सबने एक दूसरे को संभाला कि भाई सब ठीक ठाक है। तो हमारी रिपोर्ट लग चुकी थी कि ये दोनों आदमी नहीं छुप रहे हैं। तो बोले दूसरा कहाँ है, फिर वो बोले हीरो दूसरा कहाँ है। मैंने बोला सर वो उधर भागा है, मैं इधर आया हूँ। तो हर बार की तरह हम लोग देखते थे कि भाई जान माल का क्या नुकसान हुआ। तो बोले ठीक है भाई चलो भाई क्या क्या नुकसान हुआ देखो, कोई तोपताप किसी की खराब तो नहीं होगी, कोई डैमेज क्या क्या हुआ। तो हम लोग ऐसे बढ़ने लगे धीरे धीरे करके, तो ऐसे मांस के टुकड़े पड़े हुए। तो हमने हमारे कैमरा जलाना सकते, मैंने बोला सर ये क्या है। तो बोला यार इतना फायरिंग हुआ, कोई गीत आ गया होगा मतलब बीच में। तो थोड़ा आगे बढ़े तो एक मांस का टुकड़ा और पड़ा हुआ। मैंने बोला सर ये भी। तो हम लोग सब पीछे पीछे आगे वो चल रहे थे। और ऐसा नहीं कि भाई वॉकिंग कर इतनी हाइट पे है तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की इतनी कमी है, धीरे धीरे चल रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद में ने बोला यार बहुत बड़ा इतनी फायरिंग हुई है, कितने पक्षी बीच में उड़ रहे हो, कोई को आ गया होगा बता। मगर जैसे वो आगे बढ़ा ना पत्थर के पास में उसने बोला मुकेश, और वो बैठ गए। तो मेरे दोस्त की यहाँ से गर्दन उड़ी हुई थी, धड़कन चल रही है, नब्ज चल रही है, बाकी सब कुछ देखा लेकिन गर्दन उड़ी हुई। तो ये देख करके उनसे रहा नहीं गया, वो बैठ गए। और ये हादसा होने के बाद में हर आदमी को संभालता, मगर मेरा जो जिगरी दोस्त था, मैंने अपना जो नॉर्मल कोट पहना हुआ था वो निकाला और उसकी गर्दन को लगाया और ब्लड को रोका। मगर कुछ नहीं कर सकते थे, मेरे इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस ली। उस टाइम मुझे ये दुख हुआ था काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि दोनों की बहुत दोस्ती तकड़ी थी। तो जो वादा किया था मैंने साहब लोगों को बताया कि सर मैं साथ में गाँव में जाऊँगा। तो साहब लोग बोले नहीं भैया एक प्लेयर चला गया, दूसरा भी जाएगा तो फायरिंग कौन करेगा। तो आप इनका पार्थिव शरीर जहाँ रखना वहाँ तक जा सकते हो। तो हम लोग 4:30 बजे वहाँ से निकले और कुमरी मध्याह्न के अंदर रात को 2:30 बजे पहुँचे। मतलब 2:30 बजे पहुँचने के बाद में उनको वहाँ पर लेटाया और पूरा डेड बॉडी को चेक करने के बाद में अंतिम प्रणाम किए, अगरबत्ती लगाई और उसके वहीं पर चरणों को हाथ में लगा कर कसम खाई कि दोस्त तेरी साथ का बदला जरूर ले। इस युद्ध में 500 कुछ सैनिक चले गए हैं। मेरा दोस्त मुकेश कुमार आज भी उसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। हमें लगता रहता है कि भाई सैनिक युद्ध करते हैं, मगर जो सैनिकों का परिवार जो झेलता है ना, वो हमें पता है हम लोग क्या झेलते हैं। उसका दुख मैं आप लोगों को दुखी भी नहीं करना चाहता, मगर मन में पीड़ा होती है। आज हर चीज़ जा सकते हैं मगर वो दोस्त को नहीं जा सकते दोबारा। आज तो हम सब बोलते रहते हैं कि चाइना को मार दो, पाकिस्तान को मार दो, मारेगा कौन मारेगा बताइए आप। नेता अभिनेता या किसके बच्चे सेना में जाते हैं? किसान या जवान के बच्चे ही जाते हैं, मजदूर के बच्चे जाते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि क्यों सेना में जो सैनिक जाते हैं उनका ही जवाबदारी है देश की रक्षा करना, हमारी सबकी नहीं। मन में बहुत सवाल भी उठते हैं, पीड़ा भी होती क्यों मैंने मेरे दोस्त को ही खोया। मगर क्या कर सकते थे, युद्ध भूमि के अंदर हम लोग हताश नहीं हो सकते। सेना में यही सिखाया जाता है हमारा राशन कभी बंद नहीं होता और युद्ध कभी बंद नहीं होता, चाहे कितनी भी हमारी कैजुअलिटी क्यों ना हो जाए। मन को पत्थर रख करके हमको युद्ध लड़ना पड़ता है। उस दिन फिर वापस हम टाइगर हिल के ऊपर दोबारा आए। उस दिन हमने युद्ध बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि काफ़ी हमारी कैटो कंपनी थी, पीछे राशन था, पूरा सर्वनाश हो चुका था हमारा। फिर तैयारी किया उस रात और अगले दिन 3 दिन भारी सपोर्ट दे करके टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लगा करके अपने दोस्त की शहादत का बदला लिया। इस युद्ध के अंदर मेरी बटालियन 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, हम लोगों ने 10,000 राउंड फायर किए थे, 10,000 दुश्मन के गोले हमने दागे थे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 12 गैलेंट्री अवार्ड मिला, कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला।
और आज मेरी रेजिमेंट का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। मुझे भी बहुत प्राउड है कि मैं उस बटालियन का हिस्सा हूँ। युद्ध लड़ने का हर आदमी को मौका नहीं मिलता। युद्ध के अंदर बहुत दुख भी दिए हैं हमें, बहुत सुख भी मिले हैं। सुख ये है कि आज हम लोग 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, मगर कभी भी आज तक कोई सोचता नहीं है कि उन सैनिकों का, उनके बच्चों का क्या हुआ होगा। हम लोग सिर्फ खाली सरकार के ऊपर जवाबदारी दे देते हैं कि सरकार ने जो घोषणा कर दी उनको मिल चुका होगा। मगर आज भी मैं बोलता हूँ, घोषणा एक अलग बात होती है, जो प्यार है वो अलग बात होता है। कई बार घोषणाएं होती है, ग्राउंड में बहुत कम मिलता है। मिलने की बात मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, आज हर आदमी बोल देता है जब एक सैनिक शहीद हो जाता है तो हम लोग उसकी बोली लगाते हैं, नहीं 60 लाख दे देनी, नहीं हो तो दिल्ली सरकार ने दे दिया था, चलो 1 करोड़ दे देते, नहीं हो तो उसने दे दिया था। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर जैसे आज मेरे को लगा लो, अगर मैं ठीक होता तो क्या पूरे जीवन में हम लोग 1 करोड़ रुपया नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं। वो मेहनत ताना देते हैं 60 साल की उम्र तक का, ना कि कोई गवर्नमेंट एहसान करती किसी जवान के ऊपर। अगर वो सैनिक 60 साल तक भी जिंदा रहता तो उतने पैसे कमा सकता है। मगर फिर भी हम लोग क्या, मैं ये क्यों बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अभी पिछले साल नागपुर का एक जवान 21 साल का सेना में शहीद हो गया, उसको 1.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने दे दिया। आजू बाजू वालों ने ना जीना आराम कर दिया उनके माँ बाप का। अरे यार तुम्हारे को क्या परेशानी है, तुमको तो 1.5 लाख मिल गया, तुम्हारे को क्या परेशानी है, 1.5 लाख मिल गया। उसके बाप ने आत्महत्या कर ली है सुनकर। आज जब मेरे को मिलते हैं तो वो बोलती मेरा बेटा भी गया और पति भी गया। किसके कारण गया? मेरे को ये सोचने वाली बात, हमारा ब्रेन वॉश हो जाता है। आज भी हमारे जैसे आदमी को बहुत बोलते हैं, यार दीपचंद जी आपको क्या परेशानी है यार, आप तो हमेशा मुस्कुराते रहते हो। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द कोई नहीं देखता। सब आदमियों को सिर्फ मुझे नजर आती है और हंसी नजर आती है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि दर्द भी देखो भाई थोड़ा सा। आज बहुत से आदमियों को मैं बोलता हूँ तुम एक उंगली काटो तुम्हारी, फिर तुम मुस्कुराओ तुम्हारे को पता चलेगा। ऐसा नहीं है मैं बोलता, लेकिन एक जो त्याग है उस सैनिक का त्याग तो पहचानो। 2019 में 20वीं वर्षगांठ जब मनाई गई तब मैं और मेरी वाइफ, क्योंकि मैं मेरी वाइफ को इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी इनको बताता रहता हूँ कि यार मैंने युद्ध लड़ा है, तो ये सोचती रहती थी कि भाई पता नहीं लड़ा कि लड़ा कब दिखाएगा। तो मैंने फिर जब हमारी 20वीं वर्षगांठ मनाई गई तब इनको लेके गया, वहाँ पर हमारे जनरल बिपिन रावत था कम सीरियस। तो मैं 17,000 की हाइट पर से घूम रहा था, तो वो आए हेलीकॉप्टर से और आते उसने मेरे को देखा और जय हिंद। तो मैंने उनको जय हिंद बोला। तो तुम कहाँ घूम रहे हो इधर इस कंडीशन में? बोले हम 10 बार सोचते हैं यहाँ पर आने के लिए। मैंने बोला साहब हमने तो यही जीवन बिताया है। बोले कहाँ जीवन बिताया? मैंने बोला यही। बोला कौन सी यूनिट थी? तो पूरे चर्चा लिया। तो वहाँ पर परमवीर महावीर सब आदमी आए हुए थे। तो फिर उन्हें प्रथम सीडीएस ने बोला यार नायक दीपचंद रियल में अगर कोई योद्धा है कारगिल योद्धा तो तुम होगा। आज से मैं तुम्हारे को कारगिल योद्धा की उपाधि देता हूँ, क्योंकि इस कंडीशन में भी तुम्हारे अंदर जो जज्बा है। और वो 2 दिन तक मेरे साथ में रहे, पूछते रहे कहाँ पर क्या किया, आपके लिए मैं क्या करूँ। तो मैंने उनको ये बोला सर मेरे लिए क्या कर सकते? बोला नहीं फिर भी बताओ क्या करना है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको बोला था साहब को कि अपने जनरल मानिक शाह, आप लोगों ने भी मानिक शाह का नाम सुना होगा। तो मैंने बोला साहब जनरल मानिक शाह का नाम सुना है। अरे बोला साहब को कौन नहीं जानता। तो मैंने उनको बोला साहब सेना के लिए कुछ ऐसा करके चले जाओ जो जनरल मानिक शाह की तरह आपको भी देश याद करे, तब आप ये सोच लेना कि नायक दीपचंद का काम हो गया। तब वो मेरे गले मिले थे। तब उन्होंने बोले थे यार तूने दिल जीत लिया। उसके बाद वो दिल्ली में आए, तीनों सेना को इकट्ठा किया। तीनों सेना को इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने फिर मेरे फोटो दिखाया और मेरी कहानी बताई कि ये है नायक दीपचंद। आज हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए बोलते हैं कि भाई हम कैटेगरी हो जाएंगे, तनख्वाह ज़्यादा मिल जाएगी। उस सैनिक को मैंने कितनी बार बोला कि मैं क्या हेल्प चाहिए, क्या हेल्प चाहिए, और उसने मुझे क्या दिया बोले। फिर उसने पूरी कहानी बताई। तो जीना सीखना तो बोले उनसे सीखो, बोले कि कैसे जीवन का जिया जाता है। तो रियल में बोला मैं उनसे मिलकर इतना खुश हुआ हूँ। फिर उन्होंने मुझे पर्सनल नंबर दिया अपना कि कभी भी आपको कोई भी जरूरत पड़ती है आप डायरेक्ट मुझे संपर्क कर सकते हो। एक बार मैंने यहाँ फ़ोन मिला भी दिया कि भाई यहाँ पर राष्ट्रपति के साथ में आ रहे थे, तो नीचे भगदड़ मच गई। भाई मेरी बटालियन से फ़ोन आ गया कि तूने बेवकूफ़ की तरह क्यों फ़ोन मिलाया। मैंने बोला यहाँ आ रहे थे दोबारा मिल लेते। तो बोले ऐसे क्यों किया, प्रोटोकॉल ये था वो था। काफ़ी डांट डूट मारी। फिर साहब लोगों ने बोला सर इनको पर्सनल नंबर दिया हुआ है। तो वहाँ से फ़ोन आया मेरे को दिल्ली से। बोले कोई प्रॉब्लम है क्या? बोले नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं थी। बोले आप कभी भी मिल लेंगे, अभी तो साहब थोड़ा बिजी है। मतलब मैं क्यों बोलना चाहता हूँ ये चीज़ के लिए कि आज वो दिवंगत आत्मा हो चुके हैं। 41 ईयर्स उन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया, मगर आज भी उनके पास देखा अपने घर नहीं था अपना खुद का। क्योंकि सैनिक को जो पेमेंट मिलती है वो अपने बच्चा परिवार और उसको संतुष्टि रहती है। बात पैसे की नहीं आती है, बात आती है त्याग की। आज हम देखिए छोटी छोटी चीज़ों पर आज
हम लोग घमंड करने लग जाते हैं, गाड़ी घोड़े से लगा लो, कोई पद मिल जाता है हमारे को। यहाँ तक कि हम मंदिर में भी जाते हैं ना, तब भी हम सोचते हैं कि मुझे ऊपर बैठने का मौका मिले। और हम सैनिक क्या सोचते हैं, इस मातृभूमि से बड़ा तो कोई भी नहीं है। तो हम लोग एक स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं, डुप्लीकेट जिंदगी जी रहे हैं। अगर सैनिक जब तक जिंदा रहता ना, इस मातृभूमि से बड़ा किसी को भी नहीं मानता है। कभी भी देखिए आप वो, हाँ ये भी बता रहा हूँ भाई। ये तो 2 प्रोग्राम हो गए। तो तीसरा जो प्रोग्राम था ऑपरेशन पराक्रम, पार्लियामेंट में अटैक कर दिया गया। पार्लियामेंट में अटैक के बाद में आर या पार की लड़ाई शुरू हो चुकी, क्योंकि बार बार कभी शिमला समझौता हो रहा था, कभी ये हो रहा था। अब की बार जो भी होगा भले आर पार होगा। तो हमारे को राजस्थान में डिप्लाई कर दिया गया। तो अभी तक के इतिहास में जब से देश आजाद हुआ आज तक भी इतनी सेना को कभी भी डिप्लाई नहीं किया गया था जितनी कि 2001 में जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था तब किया गया। 1 साल हम लोग वहां पर रहे, कभी इधर मूविंग है कभी उधर मूविंग है, और कोई भी युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि रूस ने अमेरिका ने समझौता करवा दिया कि भाई युद्ध मत करो। बहुत कैजुअलिटी होती उसमें। तो उस टाइम का एक शब्द याद है मुझे कि हमारे भाई साहब थे, तो युद्ध भूमि में जा रहे थे, तो कुछ सामान भूल गए थे अपना। तो हमने बोला उनके घर से सामान लेके आओ। तो मैं सामान लेने के लिए जैसे गया तो मैडम बोली, भैया आप युद्ध में जा रहे हो। मैंने बोला मैडम मुझे तो बड़ा डर लग रहा। मैंने बोला मैडम घबराने की जरूरत नहीं है, हमने कारगिल में बहुत आदमी को ठोका, यहीं पर भी ठोक ठाक के आएंगे, आप टेंशन मत लो, साहब की मतलब। तो ये वर्डिंग थे हमारे जाते हुए, आज भी वो मैडम याद करती रहती है। मगर युद्ध तो नहीं हुआ। और जब हम अपना 1 साल बाद जब हमें मूविंग का ऑर्डर मिल चुका, और मूविंग के दौरान फिर हम लोग अपना मेन लोकेशन माने पर जब अनलोडिंग कर रहे थे तब बम ब्लास्ट हो। बम फटने से ये हाथ कि मेरे अंगूठा था और ऐसे हो गया इतना, और मैं हाथ लेकर के ऐसे बैठा हुआ था। 3 आदमी थे हम लोग, एक को और पेट में लगी, उसको उठा के लेके चले गए। तो मैंने 2-3 बार ऐसे उठने की कोशिश किया, अगर उठा नहीं गया, क्योंकि मेरे पूरे स्प्लेंडर पेट में, यहाँ लीवर में निकल चुका था, ये पेट फट चुका था, आंतड़ी बाहर थी और यहाँ से ब्लड आ रहा था। संडे का दिन था उस दिन, और मेरी हमेशा से दुआ थी कि जब भी मृत्यु आए, आज मंगलवार के दिन हनुमान जी तेरे दिन ही आए। तो मैंने उस दिन 2 ही आदमियों को याद किया, एक हनुमान जी को और एक अपनी बीवी को। हनुमान जी को मैंने बोला आज के दिन तो मृत्यु आ नहीं सकती है, और बीवी के मन में आई कि भैया सुशीला तो इतनी जल्दी विधवा नहीं हो सकती है। तो मुझे उठाया गया। जब उठा रहे थे तो वहाँ हड्डियाँ पाँव की क्रैक हो गई थी, आंतड़ी बाहर थी। तो मैंने बंदे रोने लगे जोर जोर से, क्योंकि पहले टीवी टावी इतनी नहीं थी। मैं ड्रामेबाजी भी करता था, जनता का मनोरंजन भी कराते थे, और मैं क्रॉस कंट्री वगैरह भी दौड़ता था टीजर के अंदर, तो चहेते थे सबके। तो बंदे रोने लगे, तो मैंने बोला रो मत यार। तो बंदों को पता था यार ये चंद सेकंड का मेहमान है, क्योंकि जिसकी बंदे की आंतड़ी तक बाहर है तो कहाँ से है, ये लास्ट टाइम बात कर रहा है। तो मैं उनको बोला रो मत, जो भी होगा आप टेंशन मत लो, ठीक हो जाऊंगा। हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में जब रेजिमेंट को पता चला तो मेरे सीओ साहब चप्पल के अंदर ही भाग गया, क्या हो गया, पता चला कि दीपक को ऐसे हो गया। तो डॉक्टर से मिला गया, डॉक्टर ने बोला क्या हो सकता है, बोले सर यही द डेथ, बचना बहुत मुश्किल है। बोले तो बोले हो क्या सकता है, कोई तो उपाय बताए। बोले बस भगवान बचा सकता है, और अगर इसके हाथ पांव काट दिए जाएंगे तो 5% चांसेस है बचने की। वहाँ तो कोई बच्चे बुच्चे तो थे नहीं हमारे लिए, तो हमारे साथी ही हमारे माँ बाप घर वाले। तो सीओ ने बोला चलो 5% रिस्क लेते हैं। उन्होंने साइन किया और ऑपरेशन शुरू हो गया। तो पूरी रात मेरा ऑपरेशन चला, और पूरी रात ऑपरेशन चलने में मुझे 17 बोतल खून की चढ़ी थी। और जब सुबह डॉक्टर आए तो उन्होंने बोला कि 72 घंटे बाद इसको पता चलेगा कि ये होश आएगा तो बताएंगे 72 घंटे में कि बंदा जिंदा है या जाएगा, मतलब कुछ नहीं बोल सकते। तो मेरी बटालियन ने 2-3 दिन तक खाना पीना नहीं खाया, और पूजा पाठ शुरू हो गई। भगवान की इतनी मेहरबानी थी कि 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। जब मैं आंखें खुली तो मैंने देखा भाई 2 बंदे मेरे खड़े हुए साथी। उन्होंने नर्स को बताया, नर्स ने डॉक्टर को बताया, और डॉक्टर ने मेरे सीओ साहब को फोन किया कि सर जवान को होश आ गया है। तो सीओ साहब के मुँह से निकल गया कि कर्नल गिरीश कुमार महेंद्र था, जो कारगिल में हमारे सीओ थे, सेना मेडल, बोला भी नहीं मरेगा वो। डॉक्टर बोला सर मैं डॉक्टर हूँ या आप हो? बोला कुछ भी हो, मैंने उसकी हिम्मत देखी कारगिल में, वो नहीं मरेगा। तो उस सीओ साहब की जो वाणी बोली हुई थी आज आपके सामने में बैठा हुआ हूँ कि जाको राकेश आइया मार सके ना कोई। उसके बाद में कमांड हॉस्पिटल में जब हम गए तो फिर मेरी बीवी की एंट्री होती। तो मेरे को एक 1.5 साल का बच्चा और एक ये 3-4 महीने की प्रेग्नेंट।
मात्र 22 साल की उम्र मेरी बीवी की। तभी वो लड़की की एंट्री होती तो मेरे को लगा यार अब इसको पता चलेगा तो इसके ऊपर क्या बीतेगी। तो ये जब भी मिलने आती थी तो मैं पाँव के आगे तकिए लगा देता था ताकि इसको ये लगे कि भाई मेरा एक हाथ गया है। तो जब भी इसने एंट्री मानी हाथ देख करके चलो भाई होगा। तो काफ़ी दिन बीत गए ये प्रक्रिया करते हुए। एक दिन मेरी बाहर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे पाँव की हाथों की फिजियोथेरेपी, तब इन्होंने मेरे को देखा कि यार ये बंदा कौन है जिसके बेचारे हाथ पाँव, इनको नहीं पता था कि मैं ही। तो पीड़ा तो होती है आपको ही पता है, मगर मुझसे लगा कि मेरे को अगर अगर आज झुक गया तो फिर टीवी बच्चों का क्या होगा। क्योंकि मेरे को वो दिन याद आते थे कि आप जैसे बंदे मुझसे पूछते थे क्या हुआ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे। क्योंकि मैं एक जो स्पेशल आप लोग को भी देखते हो पायलट जो चलते हैं अफसरों के सामने, तो मैं पायलट में रहता था हमेशा। हाइट थी बिल्कुल और बिल्कुल ड्रेस क्लास के अंदर बिल्कुल रेडी रहते थे, कहीं भी जाना चलो भाई। और अपने वो दिन याद आते थे कि भाई हम भी कितना क्रॉस कंट्री दौड़ते थे, क्या करते थे, और आज हाथ पाँव भी नहीं है। तो हॉस्पिटल में बड़े बड़े बहुत विचार आते थे कि अभी क्या होगा। अभी चलो बीवी को पता चल गया अभी क्या हो सकता है इस जीवन में, क्योंकि इस उम्र में भी मात्र आपकी आज 50 साल उम्र होगी, 27 साल की उम्र में आपने अगर हाथ पाँव चले गए तो क्या हो सकता है। तो फिर मैं बड़े बड़े सोचता था कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा जीवन में, अगर जीना है ना तो उठना पड़ेगा 4 पैसे। तो फिर मुझे 6 महीने के बाद में एक भूत की तरह पाँव दिए गए। 40 kg मेरे अंदर वेट था, 45 kg के मुझे पाँव दे दिए गए। पूरा लकड़ी को तोता किया गया, चमड़ा और लोहे के राड लगाई गई और बेल्ट बांध दिया गया। 2 आदमी मुझे उस टांगों को पहनाते थे और मैं ऐसे करके धीरे धीरे चलने लग गया। तो मैंने मन में आई कि चलो यार डुप्लीकेट ही सही कपड़े, खड़े तो हुए पाँव पर, मगर मैं असंतुष्ट था उसमें। मतलब मैंने बोला कि नहीं, तो उसमें चलना शुरू किया। तो मेरे मन में आई कि भाई इसे लेते रहते थे कि अगर हाथी का पाँव कट जाए तो क्या होगा। हाथी दोबारा एंट्री होगी मेरे जीवन में। बचपन में तो मैं भूल गया था, तो मैंने वो कहानी सुनाई कि भाई हाथी का पाँव कट जाए तो उसको लगाया जाए तो वो भी चल सकता है। ये था वो, तो दोस्तों को यारों को आपस में कहानी सुनाते थे। तो हमारे ब्रिगेडियर साहब वार्ड में जब भी हर मंगलवार को राउंड मारने आते थे, तो मैंने बोला सर मुझे ऐसी टांगे चाहिए। अभी बिना बेल्ट की ये जो टांगे पहन रखी इसको कोई बेल्ट नहीं है। ये पहला आदमी हूँ जो मेरी बेल्ट बिना बेल्ट के टांग बनी है। सब आदमी बिना बेल्ट के कैसे चलोगे, दोनों टांगे नहीं है, एक हाथ नहीं, कैसे चलोगे। तो मैंने बोला सर ऐसे ऐसे अगर बना दो, कैसे कैसे बना दो। तो एक तो पतली सी बॉडी है और बार बार वही रट लगा के बंदे ने, तो उसने बोला कुछ नहीं होगा। तो 2-4 बार बोलने से फौज में क्या रहता है, बोलते इसका 10 नंबर फार्म कर दो, मेंटल घोषित कर दो इसको। ये बार बार वही बात बोलता रहता है। तो एक दिन मुझे गुस्सा आया और मैंने क्या किया, 4 पैसे नीचे जंप कर दिया। तो जंप कर दिया तो उन्होंने बोला यार उठाओ उठाओ, जल्दी इसके पैकेट हो गए, खुल जाएंगे, नया घाव है। तो मैंने बोला कोई नहीं छुएगा, मतलब, और मेरे आप को आंसू आ गए। मैंने बोला क्या मांगा मैंने, जीवन के अंदर डुप्लीकेट चीज़ तो मांगी ना आपसे, वो भी तुम नहीं दे रहे हो। तो फिर वो रुके नहीं, वो सुनते थोड़ी किसी की, फटाफट उठाया मेरे को 4 पैसे बैठा दिया। और फौज में रोने धोने से कुछ नहीं चलता। मेरी यूनिट फोन कर दिया कि ये आपका जवान ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे बातें करता है ये तब। तो मेरी बटालियन से फोन आ गया और 2 दिन बाद मेरे सीओ साहब आ गए। तो बोलते हैं हाँ भाई हीरो क्या प्रॉब्लम तेरे को, ये था वो था। मैंने बताया मेरी प्रॉब्लम। उन्होंने डॉक्टर साहब को बताया कि ये जवान ने कारगिल में ये काम किया साहब, ये था वो था, ये बहुत अच्छा लड़का है और ये इसके लिए कुछ करोगे तो आप ये करके दिखा देगा, इसके अंदर वो जुनून है। मतलब तो नीचे जो स्टाफ थे जो हिंदू मुसलमान आजम कर रहे हैं ना, ये टांगे अली करके बंदे ने बनाई हुई है जो एक पूर्व सैनिक था। तो मैंने उनको भी समझाया कि क्या होगा, तो वो सब डरते थे, बोलता नहीं नहीं नहीं। तो मैंने बोला आप मेरे बोलने से एक बार बनाइए, जो भी होगा मैं आपकी बेइज्जती नहीं कराऊंगा। इसकी मात्र कीमत उस टाइम 5000 रुपया थी, ओनली फॉर 5000 इन टांगों की कीमत थी। उसके लिए भी कोई हाँ नहीं भर रहा था। तो किसी तरह करके दोबारा डॉक्टर साहब राउंड पाए तो किसी को कोई प्रॉब्लम, तो मैंने वही बोला हाँ बोले यार क्या हुआ इसका अभी तक। मैंने बोला साहब एक बार कोशिश तो करो। तो उन्होंने नीचे वालों को बोला क्या है, बोले ठीक देख लेते साहब। तो उन्होंने हाथों भर लिया, बोले अगर पाँव नहीं चला तो तुम पेमेंट करोगे। नीचे वालों को बोल दिया उन्होंने। तो नीचे वाले बोले भाई देख लिए। मैंने बोला सर आपको पेमेंट नहीं करवाने दूंगा मैं, आप बनाइए। फिर मैंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे ही मेरी टांगे बनी। तो ये टांगे पहनने के बाद में मैंने 10 दिन बाद छोड़ो 1 हफ्ते के अंदर ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। और वही कमांडर साहब के सामने फुटबॉल खेली और वही कमांडर साहब ने फिर मेरे को सपोर्ट किया। और आज ये बात हो चुकी है कि जब भी नए सैनिक आते हैं, मुझे साल में 2 बार कम से कम पूना में कमांड हॉस्पिटल में बुलाया जाता है कि भाई इनसे मिलो। मतलब देखो इतना कुछ होने के बाद में भी
इतना इनके अंदर साहस है। तो मेरा बहुत सपना था, मैं जनरल वीके सिंह से ही मिला। मुझे अगर वो जो प्लेटें जो आती ना, प्लेटों वाली टांगे मिल जाती, तो मैं आज खुद बोल रहा हूँ कि मैं कई पैरालंपिक गेम के अंदर मेडल जा सकता हूँ, मगर मौका नहीं मिला। क्योंकि ये जो जोश था ना, मैं वहाँ दिखाना चाहता था कि 2-3 बार मैंने मुलाकात की थी, साहब मुझे वो अच्छे वाली जो प्लेटों वाली टांगे दे दी जाए। हाँ, सबने बोला ग्राउंड में काम किसी ने नहीं किया, और आज इतने साल बीत गए हैं, नहीं तो आज कुछ और नज़ारा होता। तो यही मतलब है कि आज बोलते सब आदमी हैं, सांत्वना सब आदमी देते हैं, मगर सहायता कोई नहीं करना चाहता। सब आदमी फोटो फ्रेम में हर आदमी आना चाहता है, मगर ग्राउंड में बहुत कम ही आदमी आते हैं। तो मेरा तात्पर्य यही है कि जो जीवन हम लोगों को मिला है, पहले भगवान ने हमें दिया या हमने किसी को दिया। पहले भगवान हमें देता, फिर हम किसी को देते हैं। तो ये चीज़ें अपने जीवन में हम लोगों ने सोचनी चाहिए, तभी जाकर के हम आगे की बातें कर सकते हैं। और इन टांगों के बल पर याद देख लो, मैं मेरी बीवी को शिमला तक घुमा के लेके आ गया, उसको एक हाथ की स्कूटी चला करके। मतलब मैं ये बता रहा हूँ, काम हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने बहुत आदमियों को देखा है कि मन की हारे हार और मन की जीते जीत। मन के अंदर दर्शन पर होना चाहिए। हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं, ये हो गया वो हो गया, और मैं सबको बोलता हूँ कि मुझे देखिए। मैं क्यों खुश रहता हूँ पता आप लोगों को? मुझे संतुष्टि है कि भगवान तेरा शुक्र है, तूने मेरी आंखें नहीं ली, तेरा शुक्र है तेरा एक हाथ छोड़ दिया। अगर मैं अंधा हो जाता तो क्या कर देता? तो आज हम लोगों ने सोचना चाहिए कि यार उठे हैं सवेरे सवेरे, इस नमन करो इस मातृभूमि को, मैं जिंदा उठा हूँ, हाथ पाँव मेरे ठीक है। इस चीज़ की कमी है, फिर भी हम लोग छोटा छोटा कम लेके भूल जाते हैं। छोटा नफा ये तो चलता रहेगा, कभी भी देखना जीवन में। हम अपना अतीत को देखिए, निवस्त्र आए थे निवस्त्र जाएंगे। ये औलाद है ना, ये सब उतार लेगी, मरने से पहले मुठा लगा लेगी कि भैया दे दो। और आज तो कलयुग हो चुका है, माँ बाप ऐसा भी हो चुके हैं आजकल माँ बाप, ये औलाद है ना इतनी में निकम्मी। वृद्धाश्रम में बंदा रहेगा, मगर जब मरेगा ना अपनी निकम्मी औलाद के नाम ही वो जमीन करके चला जाएगा। उसको इतना प्यार रहता है। मैं सही बता रहा हूँ, आज के टाइम में अपने लिए भी जियो, आप दूसरों के लिए जियो। अपने लिए तो देखो, बच्चों के लिए गाड़ी घोड़ा बंगला कार, ये कौन नहीं करता? कोई ऐसा नहीं कर रहे हम लोग। जानवर भी तो अपना पेट पाल लेना, आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हो बताइए आप? तो मैंने पूरा भारत भ्रमण करता हूँ, आप जैसे बंदों से मिलता हूँ। मेरे जैसे जो दिव्यांग सैनिक है, वो बेचारे बहुत इतिहास है। वो बंदा पैरालाइज है, उसके 3-3 बच्चे हैं, हमें गवर्नमेंट पेंशन देती है 35 से 40 हज़ार रुपया। उसमें आप परिवार को चलाएं या अपने लिए जिए, कैसे हो सकता है? उनके बच्चों की शादी है, किसी को व्हील चेयर की जरूरत है, किसी को स्कूटर की जरूरत है। तो बहुत दुखी है बंदे। गवर्नमेंट ने एक बार हमको दिया है व्हील चेयर और ये स्कूटी, लेकिन उसको 20-20 साल हो चुके हैं। आज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबने मुंह मोड़ दिया है, मगर जहाँ पर हमने करना चाहिए, जैसे मैं खुद बोलता हूँ, आज हम पार्टीबाजी करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, किसी दिव्यांग सैनिक को, किसी वीरांगना को ला करके उसके बच्चों का पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं, उसको किसी को एक व्हील चेयर दे सकते हैं। साल भर में एक भी दे देंगे तो कम से कम उसका जीवन तो बीत कर सकता है। तो हम खुशियाँ हमारे हाथ में दे सकते हैं। लेकिन मैं बहुत जगह देखता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ना करोना लग जाता है, अरे सर ये हो गया वो हो गया। और मैं मेरे को बोलता हूँ, अरे यार घबरा मत करो। आज भी भले ही मुझे कितना मिल रहा है, मैं आज भी 500 रुपीज़ हर मंथ रखता हूँ। 500 करके भी आज हम लोग सहायता कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं एक आदर्श सैनिक फाउंडेशन चला रहा हूँ। उसकी नौबत क्यों आई? क्योंकि मैंने बहुत संस्था को देखा, हर आदमी आता है सब लोटा कसौटी करता, ग्राउंड में काम नहीं करना। मुझे बहुत पीड़ा होती थी। मैंने बोला ना कि सहानुभूति हर आदमी देता है, सहायता को नहीं करता। तो मैं बोलता था यार कुछ ग्राउंड में काम करो। तो आज मैं आप लोगों के माध्यम से बताता हूँ, जैसे मेरे जैसे जो साथी है एक लखनऊ में है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आप जैसे बंदों से उसके 2 साल से उसके बच्ची का पढ़ाई का खर्चा भिजवा रही है। एक बंदे का भी हमारे साथ को फोन किया, एक का ऑपरेशन करवाया, 1.5 लाख रुपये लगा। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं आप जैसे बंदों को बोलता हूँ कि रियल में आप ग्राउंड में सहायता करो, क्योंकि जिससे आपको भी लगेगा कि जीवन में किसको क्या पीड़ा है, मैंने किसी को क्या दिया है। जीवन दान दे सकते हैं, किसी के बच्चे पढ़ लेंगे। क्योंकि मैं ये क्यों बोलना चाहता हूँ, आज अगर मैं ठीक होता तो मैं अपना काम करता ना, लेकिन मेरे बच्चे ये बात को नहीं समझते हैं। मैं मेरा उदाहरण क्यों देता हूँ, मेरे बच्चे ये नहीं समझते कि पिताजी की कंडीशन क्या है। वो तो इशारा करता, छोटा लड़का मेरे पास करता है, क्या करोगे आप भाई? खाना देना पड़ेगा ना, बापू आखिर में कहाँ से आएगा, उसको वो मतलब नहीं है। तो मेरा तात्पर्य ये है कि भाई उनकी नज़रों में तो मैं भी फिटफोर हूँ ना, उनको कोई मतलब नहीं हो तो बोलते भैया खाना चाहिए। तो मैं यही बातें आपको बताना चाहता हूँ कि भाई हम लोग जब एक कोई सैनिक शहीद हो जाता है, झंडे लेके पहुँच जाते हैं, अगर रियल में जब वो सैनिक आपके सामने रहता है
हम लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजन पर बहुत विश्वास करते हैं। कोई आदमी शहीद हो जाएगा ना, तब हम फूल माला ये वो दंडवत प्रणाम, जब वो जिंदा रहते तब हम पूछते नहीं। हम क्यों इस चीज का इंतजार करते हैं कि कोई सैनिक शहीद होगा तब हम उसके घर पर जाएंगे? जब वो सैनिक आता है तब हम क्यों नहीं जाते? आप नहीं जा सकते, उनको बुला लो, कहीं फंक्शन में बुला लो बेचारों को, ताकि उनको भी लगे यार देखो कितने हमारा एक हम बदलाव कर सकते हैं। बदलाव हमारे हाथ में है करना, और ये हम लोग सब मिलके कर सकते हैं। जैसे आज आप लोगों ने बदलाव किया, एक सैनिक को बुला करके, वरना किसके पास आज तक टाइम इतनी बातें सुनने का? क्योंकि सैनिक जो होता है ना, वो कोई जाति मजहब प्रांतवाद क्षेत्रवाद परिवारवाद के लिए नहीं है। सैनिक जो जन्म लेते हैं वो इस मातृभूमि के लिए, पूरे देश के लिए जन्म लेते हैं। ये एक मन में होना चाहिए। और मैं आज विवेकानंद जी को भी मानता हूँ और अपने एपीजे अब्दुल कलाम को भी मानता हूँ। क्योंकि अब्दुल कलाम को क्यों मानते हैं? आज देखिए उनका क्या त्याग था। वो कभी भी नहीं थे, वो साधु संतों के पास भी बैठते थे। उन्होंने एक मिसाइल दिया है अपने भारत को। बाकी नेता लोगों ने क्या किया जिसकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं? बताओ मेरे बाप। एक सोचने वाली बात है। आज हम लोगों को क्या दे दिया? लाउड स्पीकर और मंदिरों की आवाज बढ़ा दी, उसमें शिक्षा स्वास्थ्य ये बुला दिया। कौन बोलता है शिक्षा स्वास्थ्य के लिए? मेरे को बताइए, आज आप बताओ मेरे को। आज अल्लाह अकबर करने से या जय श्री राम बोलने से काम चलेगा तो हम सभी आदमी करेंगे? सोचने वाली बात है ना। काम के ऊपर कौन ध्यान दे रहा? मेरे को बताइए। सबको पढ़ी हुई, देश को किसी की नहीं पढ़ी हुई, सिर्फ सैनिक देश के बारे में सोचता है। और ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। आज हम बहुत बात बोलते हैं, बीच में चाइना से युद्ध हो गया, बोले मार दो, ये कर दो, वो कर दो। किसी भी नेता का बेटा सेना में है जो बता दो मेरे को। और हम बोलते हैं यार बदलाव, अरे बदलाव तो सेना कर रही है। सेना जिस दिन 2 मिनट के लिए बढ़ जाएगा ना, सब बदलाव नजर आ जाएंगे सबको। आप लोगों ने मुंबई में देखा ना, 2 आतंकवादी आए थे, कितना तहस नहस कर दिया था। और वो भी मैं बता रहा हूँ, मैं पिछली बार मुंबई गया था, उनको बोला मैंने, वो तो फौज के हाथ में लगा, नहीं तो उधर शूट एंड साइड कर देते रहा। वो तो पुलिस के हाथ में लग गया, करोड़ों रुपये लगा दिए उन लोगों ने। शाम को फौज होती तो वही मार देती, चल भाई झंझट ही नहीं है, साला दिखाओ और ये करो, नारे का बांस ना बजेगी बांसुरी, उधर ही मिटा देते फौजी आदमी। ये सिखलाई जाती है। नहीं तो अभी आप बताइए, वो जिंदा रखा कितने करोड़ रुपये लगे अपने ऊपर, इसकी प्रोटेक्शन दो, जेट सिक्योरिटी फलाना, क्या मिला हमारे को आखिर में? बताइए आप, कितना नुकसान हुआ हमारा? ये कोई नहीं सोच रहा। आज बोलता रहा। आज भी मैं भी सांसद जो कुमारी है, दिया कुमारी, जो राजा की बेटी है, हमारे ब्रिगेडियर साहब की बेटी है, जयपुर में, वहां पर अभी पिछले महीने मिल के आया। उसको भी मैंने यही बात बताई। वो बोलती दीपचंद जी 1000 करोड़ रुपये रोड पर बता देते हैं, 1000 करोड़ रुपये रोड पर लग गया। एक्चुअली खर्चा उसका 200 करोड़ रुपये का होता है। तो कहाँ तक जाओगे आप लोग? आज हम लोग बोलते हैं यार ये बदलाव कर रहा है, वो बदलाव कर रहा है, हम दूसरों पर आश्रित क्यों हैं? मेरी जैसी भी कंडीशन है ना, मैं कसम से बताता हूँ, मैं अपने आप के ऊपर कंधम दम रखता हूँ। अभी नहीं, जहाँ खड़े हो गए सलाह हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। अपने आप के ऊपर आप घमंड रखिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। आज हम लोग छोटी छोटी बातों के लिए बोल देते नहीं यार ये करेगा, यार ये मेरा काम नहीं है। अरे भाई दूसरों को कंधों को कब तक आप चलोगे? अपने आप को विश्वास रखिए। दानवीर कर्ण की तरह सोचिए, दुर्योधन की तरह मत सोचो कि साला हड़पनेंगे, जिसने बचपन से ही अपने जन्मजात कुंडल भी दे दिए थे। त्याग की भावना रखिए आपकी, मैं क्या दे सकता हूँ किसी को, और हम दे सकते हैं छोटी छोटी बातों से। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि मैं खुद बता रहा हूँ ना, मेरे पास तन नहीं है, धन नहीं, मगर मन की शक्ति है। आप आधी रात को बोलोगे मैं आपके साथ में तैयार रहूंगा। तो मैं हमेशा से यही बातें बोलता हूँ, 2 बातें ये बोलता हूँ कि चाहे हाथ पांव हो ना हो, चाहे हाथ पांव हो ना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए। कभी भी मायूस मत हो, क्योंकि खुश रहोगे ना तो देखना एक अलग नजर आएगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे ऊपर बता रहा हूँ कि निकले थे घर से दिल में कुछ अरमान थे, निकले थे घर से दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झाड़ियां और एक तरफ शमशान थे। एक मुर्दे की हड्डी को ठोकर लगी, एक मुर्दे की हड्डी को ठोकर लगी। उस हड्डी के ये बयान थे, ये रात चलने वाले मुसाफिर जरा देख के चल, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। तो अपने आप को कभी भी इस मातृभूमि से बड़ा मत समझो। और मैं आप लोगों का सभी जितने भी रोटरी क्लब का धन्यवाद बोलता हूँ। और रोटरी क्लब की जो भावना ना मेरे दिल में आपके प्रति थोड़ा गलत थी। क्यों थी? ग्राउंड की बात बताता हूँ। पिछली बार 15 अगस्त को रोटरी क्लब ने मुझे बुलाया, कौन से ने बुलाया, और ऐसे खड़े हैं बारिश में, झंडे पोस्टर लगा दिए 1 हफ्ता पहले,
और उनकी जो मैडम आई उसने झंडा खींच दिया। अरे तुमने सैनिक को क्यों बुलाया था? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, क्योंकि 15 अगस्त 26 जनवरी को अंदर सिर्फ सैनिकों का अधिकार होता है फ्लैग होस्टिंग के लिए। अगर आप किसी को सैनिक को सम्मान देना चाहते हो तो उसको कम से कम खड़ा तो कर लो, अगर आपने बुलाया है तो सच्चाई बता रहा हूँ आपको। आप लोग बहुत खर्चा कर रहे हो, आप लोग अपनी जेब से कर रहे हो, कोई बाहर से नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका खुद का मेहनत का पैसा है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरी तरह बंदे दिव्यांग सैनिक, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हमें नहीं देती है। आज मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, आज मैं अगर शहीद हो जाता तो मेरी बीवी को 60 से 65 हज़ार रुपया पेंशन मिलती और मुझे 35 से 40 मिल रही। ये एक डिफरेंट है। आज हम नौकरी नहीं कर सकते दूसरी जगह, और इतने कट्टरपंथी आदमी है कि हम झोला लेकर के किसी से मांग सकते, क्योंकि हम सैनिक हैं। सैनिक झुक गया, देश झुक गया। और हमारी भारतीय सेना एक ऑक्सीजन की तरह है। जिस तरह हम लोगों ने कोविड के अंदर देखा ना, ऑक्सीजन में कितनी कमी हो गई थी। आप सोचिए कि सेना 1 सेकंड के लिए बैठ जाए तो हमारे देश का क्या होगा। आज हम लोग यहाँ पार्टी मना रहे हैं, हमारे बच्चे, माताएं, बहनें घूम फिर रहे हैं, हमारी बेटियां घूम फिर रही। किसकी बदौलत घूम रही है? सेना की बदौलत घूम रही है। क्योंकि सेना, कोई भी पार्टीबाजी यहाँ पर आ जाए, सैनिक अपना दायित्व नहीं छोड़ता। दिल्ली में कोई भी सरकार आके बैठ जाए, सैनिक हमेशा डटा रहता। आपने देखा भी होगा, अभी भी गलवान देखा आपने, पठानकोट देखा आपने, उड़ी देखा आपने। दुनिया पैसे कमा लेती पिक्चरें बना बना करके। आज वो मेरे को अभी मैडम ने बुलाया, देखो मैडम लोगों की दया से वो भैरव सिंह राठौड़ को हम लोगों ने बुलाया। बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी ने उनका रोल किया था, वो सही दिखा दिया, और वो बंदा 80 साल का जिंदा है। 12,000 मात्र पेंशन मिल रही है उसको। हम लोगों ने 11,000 रुपये नगद दिए, उसने उतना ही कटा, उसका जितना उसका दाने जाएगा मैडम लोगों ने प्रावधान किया उनका। तो मैं बोलता हूँ कि आप देखो, गुमनाम की जिंदगी सुनील शेट्टी आज तक नहीं मिला, उसने पैसे कमा लिए। तो हम लोग आज किसको आइकॉन मानते हैं? मैं चाहता हूँ कि आपके सामने रियल जो हीरोज है, जो है हमारे भारतीय सैनिक, नेता अभिनेता से भी बड़े हैं ना। मैं बोलता हूँ देवों के देव, आइए सर, देवता से भी बड़े हैं। वैसे 2 मिनट के लिए भारत माता की जय बोलेंगे। नहीं, ये मत बोलने वाला था ये। नहीं, तो देवों के भी देव क्यों बोल रहा हूँ? आज जिन देवता की हम लोग रक्षा कर रहे हैं, उनके भी प्रहरी हम सैनिक रहते हैं। आप लोग सब सो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, मगर सैनिक बाहर खड़ा रहता है उस मंदिर की रक्षा करने के लिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सैनिक सबसे महान है। हम लोग बोलते हैं यार ये मीडिया, ये पिलर, वो पिलर। मैं मानता हूँ एक ही पिलर है हमारा, वो है हमारी भारतीय सेना। जिस दिन वो मेन पिलर हिल गया, ये तीनों पिलर बेकार हो जाए। ये जितना हो सके हम लोगों को भी देश के सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। आज हम लोग छोटी छोटी बातों में घुसे हुए हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और हमेशा खुश रहो। और मैं 2 लाइनें बोल करके अपनी भारत माता के लिए बोलता हूँ, उसके बाद अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक ही मिट्टी, एक ही पूजा, एक ही मिट्टी, एक ही पूजा, इसके सिवाना भाई दूजा। ओ इसके सिवाना भाई दूजा। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, नाम वतन का हम कर जाएंगे। ओ गोद में इसकी हम सो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत टाइम लिया आप लोगों का। सॉरी। बसा, जाऊन बसा स्टेजवर। आभार। नमस्कार सर, पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप बहुत सुंदर दिखते हैं। आपको आते जो देखा, जो मन में आया, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई व्हीलचेयर पे आएगा या कोई ऐसे असहाय आदमी को मैं देखूंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये पहली बात है कि आप बहुत ही सुंदर दिखते हैं। आपने जो टोपी पहनी है, आपने जो कपड़े पहने हैं, इसमें आप हमारे मन में आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव भावना पहले से होगी। जो बात आपने कही हमसे कारगिल युद्ध की, तो मुझे तो मेरे अपने जीवन में जो हुआ है कि जिस दिन कारगिल युद्ध खत्म हुआ और टाइगर हिल का वो पिक्चर हमारे सारे न्यूज़पेपर में आया, तो हमारे प्रेसिडेंट जो ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में थे, लीलावती हॉस्पिटल में, मधुकर आलोची चौधरी, वो पेपर लेके कॉलेज में आ गए, बिल्कुल असहाय अवस्था में आ गए। और उन्होंने मीटिंग ली जब बहुत सारी बारिश हो रही थी, जुलाई का महीना था, और वो बारिश में उन्होंने मीटिंग ली। सारे विद्यार्थी और सारा गवर्नमेंट कॉलेज के सारे लोग जमा हो गए थे, और वो कारगिल दिवस हमने वहाँ पे मनाया था।
और आज भी मेरे कॉलेज के स्टाफ रूम में उसकी हमने फ्रेम बना के लगाई हुई है। तो ये बात जो है जिसमें आप है कि नहीं मुझे पता नहीं, वो टाइगर हिल का पिक्चर हमें भी पता नहीं मैडम। हाँ, मुझे नहीं पता कि आपका आप उसमें वो फोटो है कि नहीं, लेकिन वो मुझे इतना याद आ रहा था वो माहौल, वो दिवस, और वो मेरे प्रेसिडेंट की देश के प्रति जो भावना थी, जो उन्होंने भाषण किया था बीमार अवस्था में, वो मुझे बहुत याद आ रहा था। आप हमें बार बार मिलते हैं सब, हम जब सीमा पे जाते हैं, जब कश्मीर जाते हैं, जब असम जाते हैं, या बीकानेर की बॉर्डर पे, या अमृतसर के बाघा बॉर्डर पे, आप हमें हमेशा मिलते हैं। लेकिन जिस तरह से आज मिले ये बहुत कम बार होता है, क्योंकि हम लोग सिविलियंस है। हम लोग ने जब एनसीसी में थे कॉलेज में, जब हम कैंप में जाते थे देवलाली में या कल्याण में, हम पहले तो बहुत सारे कैंप किए हुए हैं, लेकिन तब भी सैनिकों से या उनसे डायरेक्टली मिलने का मौका हमें बहुत कम मिलता है। जो आपने बताया हमें, जो आपकी दिक्कतें हैं, जो आपकी परेशानियाँ हैं, वो हमारे पास इतनी आती नहीं है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको मिलता है, जो परेशानियाँ आपने बताई, उसके साथ हमारा बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं होता है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, आपने जो आज बताया वो हम तक पहुँचना चाहिए। अगर हम तक पहुँचेगा तो हम समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं, सिविलियंस है, वो ये जानना नहीं चाहते या वो कुछ करना नहीं चाहते। अपने अपने तरफ से लोग करना चाहते भी हैं, कर भी रहे हैं। मैं एक बिल्कुल छोटा सा उदाहरण अपना बताती हूँ। मेरे सामने हॉस्पिटल है, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है। अभी कोरोना में वहाँ पे एक स्टूडेंट आया था जो देवलाली का था, आपका सैनिक था, उसके हाथ में बम फटा था। उसको मैंने 2 महीना खाना खिलाया वहाँ। तो हम लोग जब ऐसा देखते हैं तो हम सामने से सिविलियन आगे जाता है कि ये सैनिक है हमारे देश का, हम अपनी भावना को तब जगाते हैं और अब जानते भी हैं। तो ये जो आपने बात बताई ये हम लोग सब जानते हैं, हमारे हृदय तक वो पहुँचती भी है। तो हमसे ये विश्वास कम से कम आप रखिए कि हमारा जो ये ग्रुप है बहुत सेंसिटिव ग्रुप है। और नहीं मैडम, आपसे विश्वास है तभी तो मैं बोला ना कि विश्वास आप जरूर हमसे लेके क्योंकि जाइए। 80 साल के एक सैनिक को आपके बुलाया। शब्द से, आपके भाषण से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। आपने बहुत अच्छे शब्दों में हमें समझाया, इसके लिए हम आपके बहुत सारे आभारी हैं। थैंक यू मैडम, धन्यवाद आप लोगों का। अनाउन्समेंट करायची आहे बरं. तर नायक दीपचंदजींची आत्मकथा आपण आता ऐकली. आता त्यांनी उदाहरणं सांगितली की सरकारकडून मदत मिळते, पण ती बऱ्याच वेळा पुरेशी नसते. आणि एकदा तो सैनिक रिटायर झाला की त्याच्या परिवाराचं पुढे काय होतं ह्याच्याकडे खरोखर लक्ष दिलं जातं की नाही, त्याबद्दल थोडीशी शंका आहे मनामध्ये. तर दिव्यांजींनी एक फाउंडेशन सुरू केलेलं आहे, आदर्श सैनिक फाउंडेशन, आणि त्याला आपण यथाशक्ती मदत करू शकतो. तर त्या फाउंडेशनचा अकाउंट नंबर वगैरे आपण त्यांच्याकडून मागून घेऊ, किंवा कोणत्या स्वरूपामध्ये त्याच्यासाठी देणगी स्वीकारली जाते ते आपण दिदींकडून माहिती मिळेल आपल्याला, आणि त्याप्रमाणे आपण यथाशक्ती त्यांना सैनिक फाउंडेशनसाठी आपण मदत देऊ शकतो. त्याच्यातून या सैनिकांना काही विशेष मदतीची आवश्यकता आहे, विधवा ज्या आहेत, त्यांचा परिवार आहे, त्यांच्यासाठी मदत दिली जाते. दीदी, इसके बारे में आप बताइए, आप कौन से स्वरूप में वो मदद चाहते हैं? कैश ले लेंगे या कुछ अकाउंट नंबर दे देंगे? कॅश घेऊन टाकूया आणि दीदींच्याकडे घेऊन टाकू, आणि दीदींच्या तर्फे त्यांना घेऊन टाकू. त्यांच्या अकाउंटला ते जमा करून अकाउंट नंबर आहे, पण त्याला कॅश स्वरूपामध्ये जर चालत असेल. नाही कॅश म्हणजे बँकेत आपण त्यांच्या अकाउंटला भरून असं म्हणा, और अकाउंट चला जाएगा. आपण त्यांच्या अकाउंटला भरून टाकू असं म्हणतो. त्यांचा अकाउंट देवळालीला कुठेतरी असेल. म्हणजे आपल्याला कुठे पाठवता येतात, काही प्रॉब्लेम नाही, पैसे पाठवता येतात. मला सांगा, मी माझ्या अकाउंट पाठवतो. आप अकाउंट नंबर दे दीजिए. हाँ मैं अभी उस पे अकाउंट नंबर आपका दीदी चेक को व्हाट्सएप कर फोटो दीजिए. दे दिए अभी बस. दे देंगे ना. चेकचा फोटो टाका. हाँ, दीदी को व्हाट्सएप कर दीजिए उस अकाउंट नंबर पे. मैं आपको ना करीब वो भेज देता हूँ, मेरा स्कैन भी है. तो तुम्हाला चेक होगा ना, चेक का फोटो ढूंढ लगा, मग आपण टाकू. अकाउंट नंबर किसी एक को दे दीजिए. कॅश नाही हो, आपण ऑनलाईन ऑनलाईन चेक आपको दे दें, चेक दे सकते हैं. आपण आपल्या जिवलग क्लब तर्फे त्यांना छोटीशी भेट देऊ इच्छितो. त्यांनी त्याचा स्वीकार करावा.
राघव जाते एक मिनट जरा मी ॲडजस्ट करतो. नहीं उसे आ जाएगी सर. हां आइए मैम. अरे आप ऐसी बात नहीं. आप भी जाइए ना, आइए ना, दीदी आप आइए, आइए आप सामने आइए दीदी. आइए. 1-2 मिनटं जरा. खाली राम से. हां ठीक आहे जी, ठीक आहे.